दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2016 में रिलीज हुई फिल्म पैट्रियट्स डे की, जो कि मार्क वार्बर्ग की 2013 की बॉस्टन बॉम्ब ब्लास्ट पर बनी हुई बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 14 अप्रैल 2013 से होती है और वहां ऑफिसर टॉमी अपने दो साथियों के साथ एक आदमी को पकड़ने उसके घर के बाहर आते हैं, जिसमें वो आदमी दरवाजा नहीं खोलता और तब टॉमी लात मारकर उसके दरवाजे को तोड़ देता है, जिसमें वो घायल होता है। और फिर टॉमी अंदर जाकर हैरी नाम के आदमी को पकड़ लेता है और हैरी पर उसकी पत्नी का मारपीट का इल्जाम होता है। और तब वहां टॉमी का पैर काफी ज्यादा दर्द करने लगता है। और फिर हैरी बताता है कि उसने उसकी पत्नी को नहीं मारा है और उसने पत्नी ने उस पर झूठा केस किया है। और वहीं पर कमिश्नर एड भी आते हैं और वहाँ हैरी अपनी पूरी बात एड को बताता है और तब वहाँ टॉमी हंसता है। और तब एड टॉमी को सजा देता है, जिसमें वो अगले दिन उसकी ड्यूटी बॉस्टन मैराथन में लगा देता है। और इस चीज से टॉमी थोड़ा सा भड़क जाता है, जिसमें उसे ये करना ही होगा, ये एड बताकर वहां से निकलता है। और फिर टॉमी अपने घर पर आता है, जिसमें उसकी वाइफ कैरोल उसे ज्यादा आवाज नहीं करने कहती। और तब टॉमी उसके पास आकर उसे चूमता है और फिर वो अपने पैर को देखता है, जिसमें वो अभी भी काफी ज्यादा दर्द कर रहा होता है। और फिर टॉमी वहां दारू पीकर सो जाता है। और फिर मैराथन का दिन शुरू होता है और सुबह सुबह एक घर में हमें एक मुस्लिम परिवार में कैथरीन नाम की एक औरत नजर आती है, जो कि अपनी बेटी के साथ खेल रही होती है। और वहाँ उसका देवर जहर को वो देखती है, जो कि आतंकवादियों की वीडियोस देखकर बॉम्ब बनाना सीख रहा होता है। और वहाँ पर उसका पति तामिर भी तैयार हो रहा होता है। और फिर टॉमी अपने घर पर डेली वर्कआउट करता है और वहाँ कैरोल ने उसका यूनिफॉर्म तैयार कर दिया होता है, जो कि टॉमी को खास पसंद नहीं होता। और वो कैरोल को बाय बोलकर मैराथन पर जाने निकलता है। और फिर टॉमी शहर में आगे बढ़ता है, जिसमें शहर में सभी जगह पर मैराथन की तैयारी की जाती है। और वहाँ टॉमी को वीआईपी सेक्शन में मैराथन खत्म होने की जगह पर काम दिया जाता है, जिसमें टॉमी हाँ बोलकर निकलता है। और फिर टॉमी कैरोल को फ़ोन करके बताता है कि उसका पैर अभी भी काफ़ी दर्द कर रहा है और वो उसे लेग ब्रेस की ज़रूरत है और वो उसे लाने कहता है। और फिर हमें टामिर और जहर नजर आते हैं, जिसमें वो लोग बॉम्ब्स बनाकर अपने बैग्स में रखते हैं। और फिर दोनों भाई मिलते हैं, जिसमें दोनों कुछ बड़ा करने वाले होते हैं। और फिर शहर में मैराथन के लिए काफ़ी सारे लोग जमा होते हैं, जिसमें वहाँ सभी लोग तैयार होते हैं। और फिर शहर में पिछले सालों में शहर में होने वाले हादसों से मरने वाले लोगों को याद किया जाता है। और फिर टॉमी के साथ एड भी उस जगह पर सभी पर नजर रखे हुए दिखता है। और फिर मैराथन शुरू होती है, जिसमें काफ़ी सारे लोग भागते हैं और पूरे शहर में घूमते हैं, जिसमें शहर में अलग अलग ग्रुप्स से लोग आगे बढ़ते हैं। और वहाँ टॉमी अपने साथियों से सज़ा के बारे में बात करता है और फिर वो आसपास के सभी लोगों से मिलता है। और उस जगह पर सभी लोग भागकर रेस खत्म करने आगे बढ़ते हैं। और फिर उस जगह पर टामिर और जहर भी आगे बढ़ते हैं। कुछ घंटों के बाद सभी लोग रेस खत्म करते हैं, जिसमें उस जगह पर हमें पैट्रिक और जेसिका नाम का एक कपल भी नजर आता है, जो कि रेस देखने आया होता है। और फिर वहां पर स्टीव नाम का एक आदमी अपने बेटे लियो के साथ दिखता है। और फिर वहां पर कैरोल भी आती है और वो टॉमी को बुलाती है, जिसमें टॉमी वहां पर आकर अपनी ब्रेस लेता है और वो कैरोल को घर पर जाने कहता है, जिसमें कैरोल बाय बोलकर वहां से निकलती है। और उसके जाते ही रास्ते में हमें टामिर नजर आता है और वो पैट्रिक और स्टीव के पास दिखता है। दूसरी तरफ जहर आगे बढ़ता है और फिर टामिर उस जगह पर अपना बैग रखकर निकल जाता है, जिसमें वो बैग लियो के पास ही दिखता है। और फिर वहाँ पर सभी लोग चीयर्स करते हैं और वहाँ काफ़ी सारे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और वहीं पर धमाका होता है। असल में इस फिल्म में दिखने वाली वीडियो फुटेजेस और ब्लर इमेजेस ओरिजिनल हादसे की फुटेजेस है, जिसमें इस हादसे से टॉमी डर जाता है और फिर वो आगे बढ़ता है। और वहाँ दूसरी तरफ और एक धमाका होता है और ये धमाका देखकर टॉमी मदद मंगवाता है। और उस जगह पर काफी लोग घायल दिखते हैं, जिसमें स्टीव, जेसिका और पैट्रिक के पैर धमाके के होने की वजह से टूट चुके होते हैं। और फिर वहाँ टॉमी मदद मंगवाता है और फिर वो सबकी मदद करने लगता है। और टॉमी को वहाँ कैरोल भी दिखती है और तब वो कैरोल को एक ऑफिसर के साथ घर भेज देता है।
और फिर उस जगह पर स्टीव अपने बेटे लियो को देखता है और वहाँ जेसिका पैट्रिक की मदद करती है और वहाँ शहर में काफी सारे लोग घायल दिखते हैं और फिर एक जगह पर एक ऑफिसर आकर लियो को लेकर निकल जाता है और वहाँ स्टीव को मदद के लिए वो लोग लेकर जाते हैं और फिर वहाँ से पैट्रिक और जेसिका को भी एम्बुलेंस में भेजा जाता है और फिर टॉमी वहाँ से दूसरे धमाके की जगह की तरफ आगे बढ़ता है जिसमें वहाँ भी काफ़ी सारे लोग घायल होते हैं और वहाँ टॉमी एम्बुलेंस मंगवाता है और फिर टॉमी को एक ऑफिसर बताता है कि वहाँ पर 8 साल का एक लड़का मर चुका है और तब टॉमी उसे थोड़ी देर वहीं पर रहने देने कहता है और फिर वहाँ से एम्बुलेंस काफ़ी सारे घायल लोगों को लेकर निकलती है और फिर हॉस्पिटल में हमें काफ़ी सारे लोग घायल दिखते हैं जिसमें वहाँ पर सबकी जानकारी लेकर उनका इलाज करवाया जाता है और फिर स्टीव एक ऑफिसर के पास अपने बेटे लियो की जानकारी देकर उसे ढूंढ कर लाने कहता है और फिर इस घटना स्थल पर काफ़ी सारी गाड़ियों में FBI ऑफिसर पहुंचते हैं और फिर उनका लीडर रिचार्ड आगे बढ़ता है और वो आकर कमिश्नर एड से मिलता है जिसमें वहाँ टॉमी भी होता है और वो धमाके की जगह के बारे में बताता है और वहाँ पर मरे हुए 8 साल के लड़के की लाश को निकाला जाता है और तब ऑफिसर उसे रोकता है और वहाँ कोई भी सबूत हटाया नहीं जाएगा ये रिचार्ड बताता है और इस चीज़ से टॉमी थोड़ा सा भड़क जाता है और फिर वहाँ एड और रिचार्ड बात करते हैं जिसमें एड को ये आतंकवादी हमला लगता है लेकिन रिचार्ड को लगता है कि ये कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है और फिर वो धमाके की जगह पर कुछ स्टील के टुकड़े देखता है जो कि होममेड बॉम्ब बनाने में लगते हैं और तब रिचार्ड समझ जाता है कि ये एक आतंकवादी हमला है और उसे एक काफ़ी बड़ा कमांड सेंटर चाहिए होगा ये वो बताता है और फिर उन सभी लोगों को लेकर एड एक काफ़ी बड़ी फैक्ट्री में आता है और फिर उस जगह पर FBI वाले अपना सारा सामान लाते हैं और उस जगह पर वो लोग शहर में से सभी आने जाने वाले लोग शहर के सारे नेटवर्क फोन रिकॉर्ड्स और मैराथन की सारी फुटेजेस देखना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ शहर में मरने वाले लड़के के पास एक ऑफिसर को तैनात किया जाता है और फिर हादसे की सेम जगह की रेप्लिका कमांड सेंटर में भी बनाई जाती है और फिर वहाँ सभी लोग काम करते दिखते हैं जिसमें टॉमी उन्हें देखता है और वहाँ उसे कैरोल का फोन आता है और वो ठीक है और बहुत ही जल्दी घर पर आ जाएगा ये टॉमी बताता है और फिर उस जगह पर टॉमी को FBI के काम करने का तरीका पसंद नहीं आता और फिर वहाँ रिचार्ड बताता है कि ये एक सुसाइड अटैक हो सकता है और ये बॉम्ब घर पर बनाए गए थे और दोनों धमाके अलग अलग लोगों ने किए और तब वहाँ टॉमी बताता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे और शायद उनमें से किसी ने कुछ देखा हो और तब एक ऑफिसर टॉमी को जाकर उसे इस बारे में पता लगाने कहता है और फिर टॉमी हॉस्पिटल में आकर सभी लोगों से क्या उन्होंने किसी अलग आदमी को देखा कि नहीं इस बारे में पूछताछ करता है। दूसरी तरफ इस मरे हुए लड़के को 9 घंटों के बाद वहां से एम्बुलेंस को लेकर निकाला जाता है और फिर हमें जेसिका के साथ उसके पिता भी नजर आते हैं और फिर रात होती है और तब टॉमी वहां से आगे बढ़ता है और वो जेसिका के पास आता है जिसमें वो बेहोश होती है और तब टॉमी उसके पिता को संभालता है और फिर जेसिका के पिता पैट्रिक के बारे में पता लगाने कहते हैं जिसमें टॉमी हाँ बोलकर वहाँ से निकलता है और फिर टॉमी घर पर आता है जिसमें वहाँ कैरोल उससे मिलती है और वहाँ उनके काफ़ी सारे पड़ोसी और रिश्तेदार आए होते हैं और वो लोग हमले के बारे में पूछने लग जाते हैं और तब टॉमी उन्हें वहाँ से निकलने कहता है और वहाँ से सारे लोग निकल जाते हैं और फिर टॉमी काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वो बोलता है कि उसके सामने आज एक 8 साल का लड़का मरा हुआ था जिसमें वो लोग उसकी लाश को वहाँ से हटा भी नहीं रहे थे और उन सारे घायल लोगों को उसने काफ़ी बुरी हालत में देखा था जिसमें सभी लोग अपने परिवार से अलग हो चुके थे और उन्हें देखकर टॉमी काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है और तब कैरोल उसे संभालती है और तब वहाँ टॉमी बोलता है कि वो उन मादरचोदों को ढूंढ कर रहेगा वरना वो लोग फिर से ऐसा कर सकते हैं। दूसरी तरफ कंट्रोल सेंटर में सभी लोग फुटेजेस देख रहे होते हैं और वहाँ पहले धमाके के वक्त सारे लोग उस तरफ देखते हैं लेकिन एक लड़का वहाँ से बिना देखे दूसरी तरफ आगे बढ़ जाता है और इस बारे में एक आदमी रिचार्ड को बताता है लेकिन वो फुटेज काफ़ी ज़्यादा ब्लर होती है और फिर वहाँ पर टॉमी को बुलाया जाता है और फिर रिचार्ड उसे बताता है कि एड ने कहा था कि टॉमी को रास्ते के हर एक कैमरा का अंदाजा है जिसमें टॉमी हाँ बोलता है और फिर वो लोग उसकी लोकेशन बताते हैं और आसपास में वो कहाँ जा सकता है ये रिचार्ड पूछता है जिसमें टॉमी उस फुटेज को देखता है और फिर वो बताता है कि 5 मिनट पहले वो एबेन लॉज पर होगा
और तब वो लोग वहाँ का कैमरा देखते हैं जिसमें उन्हें जहर का थोड़ा सा क्लियर पिक मिल जाता है और उसके 2 मिनट के पहले उन्हें तामेर के साथ की उसकी लोकेशन भी मिल जाती है जिसमें दोनों की थोड़ी सी क्लियर पिक्चर मिलती है और दोनों साथ में होते हैं और इसी वजह से उन दोनों का इस चीज़ में हाथ होगा ऐसा उन ऑफिसर्स को लगता है। और तब वहाँ टॉमी उन्हें देखकर भड़क जाता है और फिर तामेर और जहर दोनों न्यूज़ देखते हैं जिसमें पुलिस वालों को उन लोगों के बारे में पता चल गया होता है लेकिन उन लोगों की फ़ोटोज़ को रिलीज़ नहीं किया जाता और इस बारे में ऑफिसर्स भी बात करते हैं जिसमें वहाँ उन्हें लगता है कि इमेजेस बाहर आते ही लोग उन्हें पहचान सकते हैं और वो लोग उनके बारे में पुलिस ऑफिसर्स को बता देंगे, ये ऐड बताता है। और तब वहाँ रिचर्ड बोलता है कि अगर उन्होंने इमेजेस को रिलीज़ किया तो उन दोनों की जान खतरे में आ सकती है। साथ ही उन लोगों को अभी तक दोषी साबित नहीं किया गया है, उन्हें सिर्फ उन पर शक है। और तब वहाँ उनकी बातें ऐड सुनकर भड़क जाता है लेकिन बाकी लोग की सुनकर सब लोग वेट करने का डिसाइड करते हैं। और फिर बोस्टन शहर में बराक ओबामा आते हैं और वो इस हादसे के चलते दुख व्यक्त करते हैं। और फिर 9 घंटों के बाद सभी लोग फिर से पिक्चर्स को रिलीज करने के बारे में बात करते हैं जिसमें रिचर्ड अभी भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता। और तब वहाँ टॉमी बताता है कि वो लोग गलत हैं और अगर उन्हें सज़ा मिली तो भी वो सही होगा और ऐसा भी हो सकता है कि पिक्चर रिलीज करते ही उन मुजरिमों के पड़ोसी या दोस्त कुछ जानकारी दे दें। और तब वहीं पर एक आदमी आकर रिचर्ड को बताता है कि फॉक्स न्यूज़पेपर वालों को उन आतंकवादियों की तस्वीर मिल चुकी है और वो लोग 20 मिनट में उन्हें रिलीज करने वाले हैं। और तब रिचर्ड के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और तब वो मीडिया के सामने आता है और वो बताता है कि उन लोगों को 2 जन की जानकारी मिली है जिसमें उन दोनों पर उन्हें शक है लेकिन अभी तक उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है और अगर उनके बारे में कुछ भी जानकारी मिली तो वो पुलिस को बताने कहते हैं। और फिर ये चीज़ यूनिवर्सिटी के अंदर जहर के दोस्त भी देखते हैं और उनमें से एक इस बारे में जहर से बात करता है जिसमें जहर का इस मामले में कोई भी हाथ नहीं है ये वो बताता है और तब उसका दोस्त ये चीज़ मान भी लेता है। और फिर दोनों भाई उनकी तस्वीरें ऑनलाइन देखते हैं और उन्हें वहाँ से न्यूयॉर्क जाने निकलना होगा ये तामेर बताता है जिसमें वो अपनी पत्नी कैथरीन को भी बाय बोलता है। और फिर यूनिवर्सिटी में जहर के दोस्त सभी एक रूम में गेम खेल रहे होते हैं जिसमें वो लोग नशा भी करते हैं और फिर उन लोगों को और भी ड्रग्स चाहिए होते हैं जो कि जहर के बैग में होता है और उसमें से उन लोगों को बॉम्ब बनाने का सामान भी मिलता है। और तब वो लोग समझ जाते हैं कि जहर भी मैराथन बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल था लेकिन वो इस चीज़ को छुपाने का डिसाइड करते हैं। और फिर हमले को 78 घंटे बीत चुके होते हैं और टॉमी पूरे शहर में आसपास सब जगह पर देख रहा होता है और फिर तामेर और जहर एक जगह पर दिखते हैं जिसमें उन लोगों के पास एक ही गन होते हैं और उन लोगों को जहर के लिए भी गन चाहिए होती है और इसलिए वो लोग सीन नाम के एक ऑफिसर की कार देखते हैं जिसमें वो वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड का इंतज़ार कर रहा होता है। और तब दोनों भाई उसके पास आते हैं और वो लोग सीन को मारकर उसकी गन लेने जाते हैं जिसमें एक आदमी उन्हें देख लेता है और तब दोनों वहाँ से भागते हैं और फिर वो आदमी उस जगह पर पुलिस को बुलाता है और तब टॉबी भी उस जगह की तरफ बढ़ता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर एम्बुलेंस आती है जिसमें ऑफिसर सीन मर चुका होता है और इस चीज़ से उसके साथी भी काफ़ी दुखी होते हैं। और फिर शहर में दूसरी तरफ डन नाम का एक लड़का अपनी कार में दिखता है और तब वहाँ तामेर अपनी कार पीछे से लाता है और वो बाहर निकलकर डन के पास आता है और वो उससे मदद मांगता है जिसमें डन मिरर नीचे करता है और वहीं पर तामेर अंदर घुस जाता है और वो डन को बंदूक दिखाकर पकड़ लेता है और फिर वहाँ डन से ये भिखमंगे उसके पैसे छीन लेते हैं। और फिर वहाँ से जहर अपनी कार में से सारा सामान डन की गाड़ी में भरता है और फिर तामेर ड्राइविंग सीट पर आता है और वहाँ से डन को भी वो लोग अपने साथ लेकर निकलते हैं। और रास्ते में तामेर डन को बताता है कि उन लोगों ने मैराथन में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था और अब वो लोग न्यूयॉर्क में बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वाले हैं। और तब वहाँ डन डरा हुआ होता है जिसमें तामेर बताता है कि ये हमला असली मुसलमानों ने किया है बल्कि 9/11 अमेरिका ने ही किया था जिसमें अमेरिका के लोगों को गवर्नमेंट मुस्लिम लोगों से नफरत करवाना चाहती थी। और तब वहाँ डन उसके हाँ में हाँ मिलाता है और फिर उन्हें काफ़ी दूर जाना है ये जहर बताता है जिसमें तब वहाँ डन उन्हें कार लेकर उसे छोड़ देने कहता है और चाइना में उसका परिवार है ये भी वो बताता है। और तब तामेर इस चीज़ के लिए मना कर देता है और फिर वो लोग एक पेट्रोल पंप पर आते हैं जिसमें वहाँ तामेर जहर को जाकर कुछ खाना लाने कहता है और फिर वो पेट्रोल भरवाने लगता है
जिसमें वहाँ टामेर न्यूयॉर्क की लोकेशन देख रहा होता है और वहाँ डन देखता है कि उसका ध्यान नहीं है और तब वो कार में से भाग जाता है और तब टामेर जहर को बुलाता है और तब तक डन वहाँ से एक शॉप में घुस चुका होता है और वो वहाँ से पुलिस बुलवाता है और फिर डन की बात एक ऑफिसर से होती है और वो मैराथन के आतंकवादियों की जानकारी देने के बारे में बताता है और तब टॉमी को ये चीज पता चलती है और वो उस तरफ जाने आगे बढ़ता है और फिर टामेर और जहर अपनी कार के पास आते हैं जिसमें वहाँ टामेर डन को भागने के लिए जहर को जिम्मेदार बताता है और फिर वो लोग दोनों कार्स में आगे बढ़ेंगे ये टामेर बताता है और फिर वो लोग अपनी पुरानी कार में सामान भरते हैं और दोनों वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ टॉमी आकर डन से मिलता है जिसमें वो बताता है कि उन दोनों लोगों ने ही मैराथन में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे और अब वो लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं जिसमें उसकी कार मर्सिडीज है और उसमें जीपीएस ट्रैकर भी है और वो उन दोनों मादरचोदों को पकड़ने कहता है जिसमें टॉमी उसकी काफ़ी तारीफ करके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ दोनों भाई अलग अलग आगे बढ़ते हैं जिसमें शहर में सारे ऑफिसर्स को डन के कार के बारे में बताया जाता है और तब वो लोग उस तरफ जाते हैं और एक ऑफिसर के सामने टामेर उस कार में दिखता है और तब ऑफिसर उसका पीछा करता है और ये चीज़ टामेर को भी पता चलती है और तब दोनों एक जगह पर कार रोक देते हैं और वहाँ टामेर गोलियां चलाने लगता है जिसमें वहाँ ऑफिसर्स भी बाहर आकर गोलियां चलाते हैं और वो लोग बाकी ऑफिसर्स को भी वहाँ पर बुलाते हैं और फिर उस जगह पर जहर बॉम्ब चलाकर फेंकता है जिसमें पुलिस की गाड़ियाँ उड़ जाती हैं और फिर वहाँ पर और भी ऑफिसर्स आते हैं जिसमें वहाँ जहर सब पर बॉम्ब्स फेंककर उड़वाने लगता है और उस तरफ टॉमी भी आगे बढ़ता है और उस जगह पर जहर धमाके करवा रहा होता है और फिर वहाँ पर एक ऑफिसर अपनी कार में से AK-47 लेकर हमला करता है जिसमें वहाँ जहर बॉम्ब से उन दोनों को ही उड़वा देता है और फिर उस जगह पर जेफ नाम का एक ऑफिसर आता है और वहाँ से वो दोनों की लोकेशन देखता है और फिर जेफ घर के दूसरी तरफ आकर टामेर की कार के नीचे गोलियां चलाता है जिसमें एक गोली टामेर के पैर में लगती है और फिर वो जहर के पास आता है और वो उसे न्यूयॉर्क जाकर अपने काम को खत्म करने कहता है और फिर तब तक टॉमी भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है और फिर तामिर आगे जाकर गोलियां चलाता है जिसमें वहाँ जेफ आकर उसे गिरा देता है और वो उसे मारने लगता है और तब जहर कार में बैठकर जेफ को मारने जाता है और तब जेफ हट जाता है और जहर टामिर पर ही गाड़ी चलाकर वहाँ से निकल जाता है और ये चीज़ टॉमी भी देखता है और सभी लोग उसका पीछे भागते हैं और शहर में दूसरी तरफ उनको गाड़ी खाली मिलती है और जहर वहाँ से शहर में घुस चुका होता है और फिर टामिर को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जिसमें उसे देखकर डॉक्टर बता देता है कि वो मर चुका है और फिर एक आदमी आकर उसकी फिंगरप्रिंट से उसकी जानकारी लेकर वहाँ से बाहर निकलता है और फिर उसकी पूरी जानकारी रिचर्ड के पास होती है जिसमें उसका नाम टामिर होता है और वो उसके भाई जहर और उसकी पत्नी कैथरीन और एक छोटी बेटी के साथ रहता है और वहाँ रिचर्ड कैथरीन और जहर को पकड़कर लाने कहता है। 2 घंटों के बाद वो सभी लोग बात करते हैं कि जहर शहर में घुस चुका है और इसलिए वो लोग पूरे शहर को बंद करवा देते हैं जिसमें उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और फिर घटना को 89 घंटे बीत चुके होते हैं और पूरा शहर बंद होता है जिसमें पूरे शहर में ऑफिसर्स तलाशी कर रहे होते हैं और फिर यूनिवर्सिटी में मिलिट्री वाले आगे बढ़ते और वो लोग जहर के कमरे में घुसते जिसमें वहाँ उसके दोस्त मिलते और उन्हें बंदी बना लिया जाता है लेकिन वहाँ पर जहर नहीं है ये चीज़ मेन ऑफिस में बताई जाती है और फिर उन लोगों के पास कैथरीन है ये रिचर्ड बताता है और फिर उस जगह पर एक औरत को कैथरीन से बात करने बुलाया जाता है जिसमें वो कैथरीन के पास आती है जिसमें वो क्या तामिर और भी बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वाला था इस बारे में पूछती है जिसमें वो अपनी बातों में उसे फंसाना चाहती है लेकिन वहाँ कैथरीन बोलती है कि वो कभी भी अपने पति के खिलाफ जाकर अपना मुंह नहीं खोलेगी और तब उससे कोई भी जानकारी नहीं मिल सकती ये चीज़ वो ऑफिसर आकर रिचर्ड को बताती है और इस चीज़ से रिचर्ड भड़क जाता है और फिर वो लोग इस बारे में बात करते हैं जिसमें उन्हें अब जहर को कैसे भी ढूंढना होता है जिसमें ये भरण के लोड़े किसी के भी सगे नहीं होते ये वो बताते हैं और फिर एक जगह पर टॉमी अपने साथी सैम के साथ दुखी दिखता है
और वहाँ वो बताता है कि इस हादसे के चलते पूरा शहर टूट चुका है, लेकिन इसी हालत में शहर की सच्चाई और अच्छाई सामने आती है, जिसमें सभी लोग एक दूसरे की मदद करने आगे बढ़ते हैं और इस चीज से वो लोग करीब भी आते हैं और यही उन लोगों की जीत है, ये टॉमी बताता है, जिसमें वो काफी अच्छा है ये उसका साथी बोलता है। और तब वहाँ वो टॉमी उस मरने वाले 8 साल के लड़के के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, इस चीज से वो दुखी होता है। और फिर हमें पैट्रिक और जेसिका साथ में दिखते हैं, जिसमें दोनों अपने पैर को खो चुके होते हैं, लेकिन दोनों साथ होने की वजह से काफी खुश होते हैं। और स्टीव को भी उसका बेटा लियो मिल चुका होता है। और फिर शहर में निक नाम का एक आदमी अपनी बोट के बाहर कचरा देखता है और तब वो बोट के पास आता है, जिसमें उसकी बोट में कोई छुपा है, इस चीज का उसे शक होता है और वो इस बारे में ऑफिसर्स को बताता है। और तब वहाँ टॉमी आता है, जिसमें निक उसे बोलता है कि उसकी बोट में कोई है। और तब टॉमी वहाँ से आगे बढ़ता है और वो बोट के अंदर देखता है, जिसमें उसे वहाँ पर जहर दिखता है। और तब टॉमी वहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स को बुलाता है और कुछ ही घंटों में पूरी आर्मी वहाँ पर आ चुकी होती है, जिसमें सभी लोगों की नज़र बोट पर होती है और वो लोग बोट के आसपास धमाके गए थे और फिर वो लोग जहर को बाहर निकलने गए थे, जिसमें सभी की नज़र वहीं पर होती है और फिर बोट में से जहर बाहर निकलता है और फिर एक ऑफिसर आकर उसे गिराकर पकड़ लेता है और इस चीज़ से मेन ऑफिस में भी सभी लोग खुश हो जाते हैं। और फिर टॉमी भी आकर जहर को देखता है और फिर वहाँ से उसे लेकर जाया जाता है, जिसमें पूरा शहर में खुशी का माहौल होता है और सभी लोग ऑफिसर्स की तारीफ करते हैं। कुछ दिनों के बाद टॉमी और सभी ऑफिसर्स एक रेस्टोरेंट में आकर सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। और फिर 2 हफ्तों के बाद बॉस्टन रेड सॉक्स की गेम में डेविड ऑर्टिज आगे बढ़ता है और वो सभी ऑफिसर्स से मिलता है और फिर वो स्टेडियम में आकर सभी ऑफिसर्स की तारीफ करता है और वो मरने वाले 3 आम आदमी और एक ऑफिसर के साथ घायल हुए 250 लोगों के लिए दुख व्यक्त करता है और ये शहर कभी भी कमजोर नहीं होगा, ये वो बताता है, जिसमें सभी लोग खुश होते हैं। और फिर हमें जहर यानी कि दजोखार की तस्वीर देखने मिलती है और उसे कई ट्रायल्स के बाद सजाए मौत दी गई होती है और उसके दोस्तों को भी उसकी चीज छुपाने के लिए गुनहगार बताया जाता है। और फिर कैथरीन इस हादसे में गुनहगार थी कि नहीं, इस बारे में अभी भी तहकीकात चल रही है, ये बताया जाता है। और फिर हमें रियल लाइफ के पैट्रिक और जेसिका नजर आते हैं, जिसमें इस हादसे से उनकी जिंदगी बदल गई होती है और शहर में कभी भी ऐसे आतंकवादियों के सामने वो लोग नहीं झुकेंगे, इस बारे में इस हादसे से जुड़े हुए लोग बताते हैं। और ऐसे आतंकी हमले कई जगह पर हुए थे और इस चीज से लोग और भी करीब आए थे, ये वो लोग बताते हैं। और फिर रियल लाइफ का डन नजर आता है और वो बताता है कि उनके सामने हमेशा से परेशानियां आती है, लेकिन अच्छाई से ही वो लोग हर बार जीत सकते हैं। और फिर हमें स्टीव, उसकी पत्नी और लियो के साथ दिखता है और हमें पैट्रिक और जेसिका फिर से मैराथन में सभी लोगों के साथ भागते हुए नजर आते हैं, जिसमें सभी लोग उनके लिए काफी खुश होते हैं। और वहाँ पैट्रिक जेसिका से मिलकर इस घटना को याद करके दुखी होता है। और ये फिल्म हादसे में मदद करने वाले हर इंसान को डेडिकेट की जाती है, ये बताया जाता है। और अंत में हमें मरने वाले 4 लोगों के बारे में बताया जाता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।